नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय में क्लोर अक्षार प्रक्रिया तक पढ़ लिया था। क्लोर अक्षार प्रक्रिया होती है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है, जिससे क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया का हम कई पदार्थ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस और विरंजक चूर्ण। इस पाठ में जो बचे हुए भाग हैं, 4 प्रश्न इसमें बनते हैं। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल। अब इन सभी का प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण की हम बात करें तो इसका हमें निर्माण प्रक्रिया का पता होना चाहिए, इसका हमें परिभाषा का पता होना चाहिए, इसकी हमें समीकरण का पता होना चाहिए और इसके उपयोग क्या क्या हैं इस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसके निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस को हम विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें से क्लोरीन गैस अगर गुजार दें तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतना आसान नहीं होता ये कि उसमें से गैस गुजार देंगे, ये वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, लेकिन प्रोसेस यही होता है इसका। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। CaOCl2 का निर्माण किस प्रकार होता है, ये समीकरण के सहायता से हम दर्शाएंगे। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे और शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहेंगे, प्लस Cl2 जो क्लोरीन गैस हम गुजारते हैं, इज इक्वल टू CaOCl2, ये हमारा विरंजक चूर्ण है, प्लस H2O जल, इनका निर्माण होता है। तो हम इसे कहेंगे CaOH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या हैं। विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्लीच करने के लिए। ये वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कागज़ की फैक्ट्री में कागज़ बनने के बाद उसका ब्लीच करने में उसका उपयोग करते हैं बेटा। लकड़ी के मज्जा या लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं, साफ सफाई के लिए। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उपचायक आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए उपचायक के रूप में जो उपचयन कर दे। और तीसरा है पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ये क्लोरीन गैस का उपयोग हम करते हैं पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को साफ करने में भी हम करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा यौगिक है वो बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, जो हम आमतौर पर रसोई में उपयोग करते हैं। विवाह शादियों में आपने देखा होगा बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडे का उपयोग रसोई घर में खस्ता पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा छोले वगैरह अगर हम बेते हैं, रात को भिगोते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि वो जल्दी भीग जाएं और जल्दी पक जाएं। पूरी वगैरह बनाने में भी, ताकि वो खस्ता स्वादिष्ट हो जाए हमारे लिए, खाने में उनमें मज़ा आए, उसके लिए हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहेंगे। NaHCO3 इसका नाम है बेकिंग सोडे का। और सोडियम क्लोराइड जो हमारा यौगिक था
उससे हम इसका निर्माण करते हैं, उसको मूल पदार्थ के रूप में लेते हैं। इसका समीकरण बेटा देखेंगे, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस। NaCl प्लस H2O, NaCl साधारण नमक है, H2O हमारा जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगी, NH3 अमोनिया हो गया, इज इक्वल टू NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन गया, NaHCO3 बन गया। NaHCO3 हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहेंगे। NH4Cl हमने, आपने याद होगा साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड से हम दोनों के मिक्सचर से सोडियम क्लोराइड को अलग कैसे करते थे, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठोस से सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, फिर इसको NaHCO3 को हम अलग कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान अगर हम देखेंगे तो ये बेसिक होता है सॉरी। अब बेसिक होता है तो अम्ल को उदासीन करने में भी ये काम आता है। दुर्बल असंक्षारक अक्षारीय लवण है, इसको खाना पकाते समय गर्म अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NH2CO3। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में किस किस प्रकार से किया जाता है, ये इसका समीकरण हो गया, NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये हो गया। इसको गर्म कर देंगे सोडियम खाने के सोडे को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये धोने का सोडा बन जाएगा गर्म करने पर, Na2CO3 बन जाएगा। Na2CO3 ये होता है हमारा कपड़े धोने का सोडा। पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा किस किस काम आता है? बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर को गर्म कर देंगे तो जल में मिलाएंगे तो निम्नलिखित अभिक्रिया हो जाएगी, NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। H आयन का मतलब किसी अम्ल को हम इसमें मिला देंगे ना तो अक्षारक के रूप में ये काम करता है, अम्ल इससे मिल जाएंगे तो लवण बन जाएगा। लवण का मतलब उदासीन। अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उत्पन्न होती है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। खमीर उठाते हैं ना जिससे केक फूल जाता है, ठीक है, इससे मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है। ब्रेड में भी आपने देखा होगा, ये उसी कारण से होता है, वो छोटे छोटे हवा के बुलबुले उसमें बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो स्पंजी स्पंजी ब्रेड हमें लगता है। दूसरा इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का एंटा एसिड का एक संघटक है। एंटा एसिड क्या होता है? एसिडिटी जब होती है तो हम एंटा एसिड लेते हैं। अब अक्षारीय होने के कारण पेट में अगर अम्ल अधिक हो जाए तो उसको उदासीन करके हमें राहत पहुंचाता है। आपने एक चीज़ और याद करी होगी, अधिक एसिड अगर हमारे पेट में बनता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लेते हैं, ये भी साथ में हम ले सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। स्पेशल अग्निशामक होता है जो सोडा अम्ल से बनते हैं, उसको सोडा अम्ल अग्निशामक कहते हैं। आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम धोने के सोडे, कपड़े धोने के सोडे के बारे में बात करेंगे। इसका फार्मूला Na2CO3 होता है। इसमें 2 सोडियम होते हैं। बेकिंग सोडे में 1 सोडियम होता है और 1 हाइड्रोजन होता है। कार्बन डाइकार्बोनेट वही होता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान से देखने की बात है, इसमें 10H2O मतलब H2O के 10 अणु जुड़े होते हैं, ठीक है, ये अणु इसके साथ ही जुड़े होते हैं। ये इसको गीला नहीं बनाते, लेकिन ये इसके क्रिस्टल के साथ ही जुड़े होते हैं। यह रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से हम प्राप्त करते हैं, ऊपर आपने देखा होगा बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो होगी। सोडियम कार्बोनेट को दोबारा क्रिस्टलीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये धोने का सोडा प्राप्त होगा। यह भी अक्षारीय लवण है। अक्षारीय का मतलब जिसकी pH 7 से ऊपर होगी। इसको देखो, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O, मतलब इसमें क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो इसके क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाएंगे।
10H2O क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये आर्द्र नहीं बनाता, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत सारी इंडस्ट्री में औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी रसायन हैं। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग देखेंगे बेटा। अब सोडियम कार्बोनेट जो कपड़े धोने का सोडा है, इसका उपयोग हम करते हैं साबुन बनाने में, कांच और कागज़ के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बोरेक्स है, बोरोग्लिसरीन जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो ग्लिसरीन के साथ मिला के इसको बोरेक्स को उपयोग करते हैं, दवाई जैसे कह सकते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, ब्लीचिंग के लिए। और जल की स्थायी कठोरता, जो खारा जल होता है उसकी कठोरता हटाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब एक चीज़ इसमें आई, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? ये जो क्रिस्टल हमने दिखाए, ये क्रिस्टल इसमें 10H2O जुड़ा हुआ है, ये गीला नहीं करता, हम ये कह रहे हैं आर्द्रता नहीं देता, लेकिन ये इसके साथ ही जुड़ा होता है। अब ये हम कॉपर सल्फेट का एक प्रयोग करके हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है, ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट को, नीले रंग को हम गर्म कर देंगे परख नली में। वो प्रयोगशाला में ही करना है, घर पे नहीं करना। परख नली में अगर हम उसको गर्म करते हैं तो जल की कुछ बूंदें ऊपर जमी हुई दिखाई देते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग के नहीं रहते, ठीक है। अगर हम उसको दोबारा से जल मिला देंगे तो पुनः नीले रंग के हो जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल का नीला रंग वापस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो क्रिस्टलन का जल है ये हम हटा सकते हैं, ठीक है, और रंगहीन हो जाएगा वो क्रिस्टल जो हम गर्म करेंगे। कॉपर सल्फेट जैसे हम गर्म करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और ये दोबारा जल मिलाएंगे उसमें तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाएगा। अब 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनता है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा ये है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु जुड़े होते हैं, तो कॉपर सल्फेट को लिखेंगे तो CuSO4 और 5H2O, ये इसके साथ ही लिखते हैं। अब Na2CO3 10H2, ये अणु आर्द्र नहीं है। ये प्रश्न पूछ रहा है क्या आर्द्र है या नहीं? आर्द्र नहीं होता बेटा, क्योंकि उसमें क्रिस्टलन का जल होता है। ये जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं बेटा, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट, और उसमें 2H2O होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम सल्फेट 2H2O को अगर हम गर्म कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिप्सम बोलते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना केल्विन हो जाएगा? 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। 1.5 इसमें से निकल जाएगा जल का अणु, और हाफ H2O अणु इसके साथ रह जाएगा। इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहेंगे। हाफ का मतलब ये नहीं है टूटा हुआ जल का अणु इसके साथ जुड़ेगा, 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ 1 जल का अणु जुड़ेगा, तो दोनों के बाटे आधा आधा आएगा। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले निर्माण पढ़ते हैं, निर्माण प्रक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म करके हम उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से हम जल मिला देते हैं, वापस ये 1.5 जल का अणु इसको दे देते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाएगा, 2H2O से जुड़ जाएंगे और वापस से जिप्सम बन जाएगा। अब इसके उपयोग देखो, POP जो प्लास्टर डॉक्टर करता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने पे, उसका एक उपयोग है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा, यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ देता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए POP करवाते हैं ना घर बनाने के बाद, उसमें इसका POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं,
ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेरिस में सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता था, वहाँ से ये प्रचलित होकर अलग अलग देशों में फैला। तो ये चीज़ें बेटा बहुत ही ज़रूरी हैं। 4 प्लास्टर ऑफ पेरिस, निर्माण प्रक्रिया, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण, ये हमने की। ये अलग से इसलिए की कि ये बहुत ही उपयोगी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है क्रिस्टलन का जल, और 2-2, 3-3 नंबर के ये प्रश्न आ सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न इसमें ये भी आ सकता है कि कैल्शियम सल्फेट में जिप्सम के रूप में कितने जल के अणु हैं, जो POP में कितने जल के अणु हैं, Na2CO3 में कितने जल के अणु हैं, ठीक है, CuSO4 के साथ कितने जल के अणु जुड़े होते हैं। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्या सीखा ये भी पढ़ेंगे, और अभ्यास के प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, वो भी आपने याद करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमारा दूसरा चैप्टर पूरा हो गया। आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। कोई समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे।